Good morning, class. Today we are going to discuss our first chapter of Book 2, Politics in India since Independence. इस बुक का हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कि पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इस चैप्टर का, कि इंडिया जब आजाद हुआ तो एक ऐसी इकोनॉमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था। एक ऐसा देश जिसके पास आगे चलने के लिए पैसा नहीं है, इकोनॉमी भी नहीं है, और नया नया पार्टीशन हुआ है। बिकॉज इन 1947 जब अंग्रेज, एट द टाइम व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, तो वो अपने साथ सब कुछ ले गए और भारत को बांट कर छोड़ गए। कि भारत दो डोमिनियन में पार्टीशन हो गया था। एक था जी पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, एंड वन इज डोमिनियन ऑफ इंडिया। अब जैसे ही इंडिया बना तो फर्स्ट गवर्नमेंट जो भारत की बनी थी, द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट इलेक्टेड वन, इट वाज अंतरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय ही जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू वाज हेडिंग द अंतरिम गवर्नमेंट। और उस समय सरदार पटेल भी थे होम मिनिस्टर, जिन्होंने भारत का कंसोलिडेशन और यूनिफिकेशन किया। इसलिए सरदार पटेल के बारे में भी थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर है, इसका नाम इसलिए चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है कि भारत आगे जाके किन चुनौतियों का सामना करेगा। कि जब भारत बन रहा था तो उसके सामने आने वाली चुनौतियां। अब चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। अब भारत के सामने नए चैलेंजेस क्या थे? पहला कि 1947 में भारत आजाद होता है, 14 अगस्त एंड 15 अगस्त मिडनाइट में आजाद हुआ। ठीक है, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया। अब उस स्पेशल सेशन में इन्होंने, अब जब स्पेशल सेशन बुलाया तो इन्होंने एक स्पीच दी थी उन लोगों को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो पर्सन्स थे, जिस स्पीच का नाम था टेरेस्ट विद डेस्टिनी, कि भारत की भाग्य में क्या है। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ तो सरकार के सामने दो चैलेंजेस थे। हर किसी को दो बातें ध्यान रखनी थी कि भारत की सरकार ने, फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट ने दो लक्ष्य बनाए। एक कि भारत, द इंडिया विल रन विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी और वो भारत को चलाएगी। वी विल इलेक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। और दूसरा, जो गरीब पिछड़े हुए लोग हैं उनका सरकार भला करेगी। सरकार उनके वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रेगुलर प्रयास करती रहेगी, रेगुलर वर्क करेगी। तो जो दो गोल थे सरकार के सामने, वो फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ पीपल। अब जिन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से भारत गुजरा, कि अब जब भारत आजाद हुआ तो ऐसा वर्ल्ड का कोई भी देश नहीं था जो इतनी बुरी स्थिति में आजाद हुआ हो। क्योंकि जैसी भारत को आजादी मिली, आजादी के साथ साथ भारत का बंटवारा भी हो गया। बंटवारे के साथ बहुत ज्यादा हिंसा हुई, क्योंकि भारत का बंटवारा जो हुआ था, हम आगे जाके पढ़ेंगे, धर्म के आधार पर, रिलीजन बेस्ड इट वाज डिवीजन जो रिलीजन बेस्ड था, उसकी वजह से लोग एक धर्म वाले
एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन पर बहुत ज्यादा कहर ढा रहे थे, बहुत ज्यादा वायलेंस से भरा हुआ था भारत का पार्टीशन। और आज तक दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था कह दो, कोई भी देश नहीं था जो इस तरीके की मुश्किलों का सामना किया हो जब वो आजाद हो रहा था। अब भारत आजाद हुआ। अब आजादी के बाद जैसे ही भारत आजाद होता है तो भारत के सामने तीन लक्ष्य थे, तीन चुनौतियां थी जो भारत को सॉर्ट आउट करनी थी। और इवन हमारी जो सरकार थी उसने जैसी आजादी पाई, अब जैसे हमारी आजादी मिली हमें, तो भारत सरकार ने, हमारे लीडर्स ने ये बोला था कि जितने भी हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे हम सब चैलेंजेस का सामना करेंगे। लेकिन इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को, जो मेन तीन चुनौतियां थी जो हम इस टेक्स्ट बुक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज नेशनल यूनिटी, देश की एकता। अब पहला जो चैलेंज था इन सब में, जो सबसे मुख्य था, वो था देश को एकजुट रखना। ठीक है। अब एकजुट रखने में यह भी देखना था कि देश को एकजुट करके एक शेप दिया जाए, शेप अप करना है नेशन को, कि एक इकट्ठा करना है सारे स्टेट्स को, जितने भी स्टेट्स होंगे, क्योंकि एट द टाइम हम यहां पर देख रहे हैं शेप अप ए नेशन। ठीक है, दैट वाज यूनाइटेड, एकजुट था। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ था तो भारत में तीन तरीके के स्टेट्स थे। वन इज ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, अदर वन हम कह दें जी प्रिंसली स्टेट्स। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ, अब इन प्रिंसली स्टेट्स को भी भारत के साथ मिलाना था। तो अब क्या बात थी कि भारत के जो कह दे कि भारत की जो यूनिटी थी वैसी नहीं थी जैसी दिख रही थी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो एक डिमांड कर रहे थे कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते। तो एक तो भारत विविधताओं से भरा हुआ देश, अब विविधताओं को एकजुट रखना। ठीक है, इंडिया वाज ए कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज, कि जितनी विविधताएं, जितनी डाइवर्सिटीज वी विल फाइंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, दैट मच डाइवर्सिटीज स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया में भी उतनी डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो एक तो डाइवर्सिटीज को भी जिंदा रखना, एक उनको अकोमोडेटिव बनाना, और हर किसी को भारत में जगह देना। ठीक है। अब भारत को जब यूनिटी करने की बात आई कि भारत को एकजुट करना है, तो भारत के अंदर बहुत सारे, ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस थे। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग सोच के लोग थे। और उसी समय पर यह भी एक सामने चैलेंज आया कि क्या भारत लंबे समय तक यूनाइटेड रह पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंडिया के आने वाले समय के लिए था, इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि इंडिया के फ्यूचर के अंदर कि भारत क्या अपनी नेशनल यूनिटी को, जो ऊपर ये पॉइंट है, नेशनल यूनिटी को जिंदा रख पाएगा। तो भारत सरकार ने एक तरीके की आइडेंटिटी को जगह दी, वो था कि अब हम कह दें कि किसी भी तरीके की आइडेंटिटी को, कि आपकी रीजनल आइडेंटिटी को, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को, और आप कह दो कि और तरीके की आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटीज को भारत सरकार ने नकार दिया। बट दे हैड गिवन प्लेस टू ओनली योर नेशनल आइडेंटिटी, दैट इज कि अब आप भारत के नागरिक हैं सिर्फ, कि आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी होगी, ना कि आपकी कोई रीजनल आइडेंटिटी होगी। भारत ने कभी भी रीजनल आइडेंटिटी को जगह नहीं दी। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल भी देखें, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम रीजनल आइडेंटिटीज की बात करें तो यूएस एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, जिसमें हर आदमी को दो तरीके के पासपोर्ट मिलते हैं, कि एक तो रीजन का, एक कंट्री का। तो भारत में
हमारे पास हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी जिंदा है, उस समय पर नेशनल आइडेंटिटी को जगह दी गई और आपकी जो सब नेशनल आइडेंटिटी देखिए, आप किस रीजन से आते हैं, कहां से आते हैं, ठीक है, आप किस रिलीजन के, उन तरीके की आइडेंटिटी को भारत सरकार ने नकार कर ये बता दिया कि हम भारत को एकजुट करना चाहते हैं। अब था जी दूसरा एंड द फोरमोस्ट चैलेंज कि भारत में किस तरीके से प्रजातंत्र लाया जाएगा। कि अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया के बहुत सारे संविधानों को पढ़कर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो उसमें एक पक्ष रखा गया कि भारत में डेमोक्रेटिक तरीके से सरकारें बनाई जाएगी, भारत में डेमोक्रेसी का बोलबाला होगा और इवन भारत के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, हर किसी को दिए गए। इंडियन सिटीजन आर लाइबल फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू वोट, हर किसी को। अब एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि 1989 तक 21 साल के तक के लोग राइट टू वोट का प्रावधान यूज करते थे। दे 21 ईयर्स तक के लोगों को, ठीक है, आप कह दो कि आफ्टर 21 यू आर लाइबल फॉर द वोट। लेकिन 1989 के बाद ये जो एज है इसको रिड्यूस कर दिया गया 18 ईयर्स। पहले 21 ईयर्स थी कि 21 ईयर्स के बाद आप राइट टू वोट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 18 ईयर्स कर दिया गया। तो एक तो राइट टू वोट, एक फंडामेंटल राइट्स। अब था जी कि भारत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई कि हमारी जो सरकारें हैं वो पार्लियामेंट में बैठकर देश के भले बुरे की बात करेंगी, ठीक है। तो और ये भी देखा गया कि जितने भी ये फीचर्स हैं, चाहे राइट टू वोट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेसी की बात है, आप कह दो जी सेकुलरिज्म की बात है। अब अगर सरकार बनाने की बात है तो पॉलिटिकल कंपटीशन जो होगा कि कौन सरकार बनाएगा, कैसी सरकारें चुनी जाएगी, कितने समय तक सरकार काम करेगी। जैसे भारत के अंदर 5 साल तक, ठीक है, सरकार वर्क करती है। तो 5 साल तक जो सरकारें काम करेंगी वो कैसे काम करेंगी, किस तरीके से काम करेंगी और कितना काम करेंगी वो। और अब ये सरकारें जो है ये डेमोक्रेसी के थ्रू डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ही चुनी जाती हैं। अब तीसरा और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है जी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करना। अब हम यहां देखेंगे कि हर किसी के विकास की बात करना और इसमें यही नहीं है कि एक सेक्शन की बात करना, सोसाइटी के हर सेक्शन के को डेवलपमेंट के अंदर लेना, हर सोसाइटी के हर सेक्शन की कल्याण के बारे में सोचना, भले के बारे में सोचना और उनके डेवलपमेंट की बात करना। और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाए गए हैं जिसका मकसद है सोसाइटी के भले के बारे में बात करना। बिकॉज अब मैं आपको एक चीज बता दूं यहां कि डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो आयरलैंड से लिए गए हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 से डील करते हैं। पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखे गए हैं। और अगर इसके अलावा फंडामेंटल राइट की बात करें तो पार्ट 3 में लिखे गए हैं वो। और फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में थोड़ा सा फर्क है, वो सरकार को करने से रोकते हैं कि सरकार कुछ गलत ना कर दे, ये सरकार को वेलफेयर करने के लिए बढ़ावा देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं हम और वेलफेयर की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर
अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी लिखा गया है कि हर किसी को इक्वालिटी, हर कोई इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सरकार जो होगी सोशल डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनके भले की बात करेगी, उनके वेलबींग की बात करेगी, और हमारे देश की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी सरकार रक्षा करेगी। हमारे देश के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटी जो हैं धर्म की रक्षा के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रावधान बना रखे हैं। तो डेवलपमेंट के अंदर अब सरकार हर किसी को बराबर लेकर चलना चाहती है, ठीक है। तो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। अब इन पॉलिसीज को सरकार को ढंग से लागू करना पड़ता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ताकि सारे समाज का विकास हो पाए, ठीक है। जो अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की वजह से कुछ कुप्रथाएं जो थी, जैसे जमींदारी सिस्टम है, उसको भी सरकार कंट्रोल करने में कामयाब रही थी। तो अब इंडिया को जितने भी ये चैलेंजेस है इनका जवाब देना था। ये चैलेंजेस सामने खड़े थे भारत के, भारत आजाद हुआ, इन सरकारों को इन्हीं चैलेंजेस के खिलाफ लड़ना था। तो इस सारी किताब के अंदर हम बुक सेकंड के अंदर इस चैप्टर के अंदर पहले तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम पहला जो चैलेंज है नेशन बिल्डिंग का, जिसमें हम देश की यूनिटी की बात करेंगे, देश की एकता, देश को किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से देश के अंदर डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस भारत की नेशनल यूनिटी की बात करेंगे और सिक्योरिटी, भारत की नेशनल यूनिटी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी और भारत की जो सुरक्षा है उसके बारे में इस बुक में बात करेंगे। किस तरीके से भारत आगे बढ़ा, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, कैसे डेमोक्रेसी आई, कैसे भारत यूनाइटेड हुआ और किस तरीके से दूसरे स्टेट्स को अपने साथ लेके चला। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे। अब पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। अब पार्टीशन जो है देश का हो गया, चलो अब इसमें भी दो तरीके की बातें थी कि जो पार्टीशन है उसमें कुछ लोग तो डिस्प्लेस हो गए, कुछ रिहैबिलिटेट हो गए, कि कुछ लोगों को तो देश छोड़कर जाना पड़ा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए। रिहैबिलिटेट होता है पुनर्स्थापन, की यही देश के अंदर उन्हें अगर लगा कि वो जगह उनके लिए सही नहीं है तो उन्हें दूसरी जगह बसा दिया गया, ठीक है। अब पार्टीशन, रिहैबिलिटेशन और जो आपका ये है इसके अंदर कि 14-15 अगस्त को टू नेशन स्टेट, अब जो भारत है जैसे ही बना, अब भारत के दो टुकड़े होंगे, तो एक जी यहां आप क्लियरली लिखा इंडिया और पाकिस्तान, कि भारत के जैसे टुकड़े होंगे भारत दो देशों में बट जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वन प्रोविंस विल नोन बाय द नेम ब्रिटिश इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया विल नोन बाय द टू नेम्स। ब्रिटिश इंडिया के दो पार्ट होंगे, तो आप ये याद रखना पहले नाम ब्रिटिश इंडिया 1947 से पहले, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान जो है इनकी अलग अलग बाउंड्रीज होंगी, इनकी बाउंड्रीज भी डिसाइड कर दी गई, ठीक है। और कैसे पार्टीशन हुआ, ये जो प्रोसेस था ये बहुत लंबा था, धीरे धीरे चीजें बदली। 1930s 40s के अंदर जैसे मुस्लिम लीग बनी थी 40s के अंदर, तो उसने कांग्रेस के साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चालू किया। फिर मुस्लिम लीग को ये लगा कि कांग्रेस उनके जो धर्म वाले लोगों का ख्याल नहीं रख रही, तो वो अलग हो गई। उसने धीरे धीरे लोगों को ये बताया कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग रखेंगे, तो ये धीरे धीरे चलती रही। अब आगे चल के मुस्लिम लीग ने
एक डिमांड रखी कि भारत जो होगा दो पार्ट में बटेगा। उन्होंने एक थ्योरी दी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब यहां पर जो हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान कि भारत दो देशों में बटेगा, एक होगा जी इंडिया, एक होगा पाकिस्तान। अब ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, टू नेशन थ्योरी, कि भारत के अंदर दो प्रकार के धर्म होंगे, एक होगा जी हिंदू और एक होगा पाकिस्तान। तो इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू लोग होंगे जो वो इंडिया के, और मुसलमानों को एक अलग देश दे दिया जाए, एक अलग राष्ट्र दे दिया जाए, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान। लेकिन चीजें इतनी जल्दी नहीं हुई। कांग्रेस जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय की, या तो मुस्लिम लीग या कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस 1885 में बनी हुई पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी थी। कांग्रेस ने इस थ्योरी का अपोज किया, लेकिन बहुत सारी चीजें 1940s के बाद रेगुलर हो रही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस और जो मुस्लिम है वो लगातार एक कंपटीशन कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे। और इसी कंपटीशन के, पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सामने, टू नेशन स्टेट्स के अंदर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के आगे एक डिमांड रखी थी कि क्यों ना मुसलमानों को रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी जाए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी जाए, कि वहां से सिर्फ पाकिस्तान के मतलब मुसलमान लोग ही इलेक्शन लड़ें, उनके लोग ही राइट टू कंटेस्ट का यूज करें। तो इस डिमांड को कांग्रेस ने नकार दिया। तो इस नोक झोंक की वजह से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का बायकॉट कर दिया और कांग्रेस से वो अलग हो गई। इसी वजह से लास्ट में, एट द लास्ट, ब्रिटिश जो भारत के अंदर थे उन्हें भारत और पाकिस्तान को अलग अलग डोमिनियन बनाना पड़ा। अब जी इसका प्रोसेस क्या था कि आज तक जो दो देश थे, कि आज तक दो देशों का नाम, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज की अगर हम बात करें, आज तक जो दो देश थे, हम उसमें कह दें कि आज तक इंडिया था। आज के बाद इंडिया को दो नामों से जाना जाएगा, कि एक तो इंडिया से पाकिस्तान अलग हो जाएगा, एक इंडिया रह जाएगा। आज तक एक देश का नाम आ रहा था, लेकिन आज के बाद वो दो देश में बट जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये डिवीजन था ना, ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि डिवीजन इसलिए मुश्किल था कि सरकार ने ये सोचा था कि मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएंगे, हिंदू या दूसरे जो धर्म वाले लोग हैं या मुसलमान अगर भारत में रहना चाहें तो उनकी मनमर्जी होगी, उनकी मर्जी होगी, वो अपने तरीके से डिसाइड करें। तो इसके लिए क्या है कि ये चीज को लागू करना बड़ा मुश्किल हो रहा था सरकार के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जो पूर्ण रूप से मुसलमान हो। अब यहां पर हमें द बेसिकली मीन दैट एरिया वेयर, कि जहां मुसलमान रहते हैं वो एरियाज पाकिस्तान में, और जहां पर हिंदू सिख रहते हैं वो एरियाज भारत का हिस्सा होंगे। कि भारत का एरियाज हो जाएंगे कुछ, कुछ पाकिस्तान के एरियाज हो जाएंगे। तो अलग अलग एरियाज को डिवाइड कर दिया गया भैया। ठीक है, अब आइडिया मैं कह दूं कि अब जो तीसरा ये है कि मैंने अब तक आपको बताया कि मेजोरिटीज को किस तरीके से डिवाइड किया गया, कि जो एरियाज के अंदर ज्यादा मुसलमान है सीधा सा डिसाइड करो दैट विल गो टू द पाकिस्तान। जो एरियाज उसके साथ है तो मैं कह दूं जी वो इंडिया के साथ आ गए। तो मैं कह दूं जी 1 के अंडर हम पाकिस्तान रख देते हैं, 2 के अंडर हम रख देते हैं जी इंडिया। तो जो एरियाज मुसलमान वाले हैं वो 1 के साथ चले जाएंगे, जो एरियाज हिंदू सिख या दूसरे धर्मों वाले या क्या पता मुसलमान भी इंडिया के साथ रहने, वो 2 के अंडर में आ जाएंगे। अब चैलेंज क्या था? चैलेंज ही तो सबसे बड़ी चीज थी कि आपको लगता होगा कि ये तो बड़ा, दिस माइट बी द सिंपलेस्ट वे,
कि मुस्लिम विल गो इन द पाकिस्तान एंड हिंदूज विल स्टे विद इंडिया। दिखने में इट प्रिटेंडेड टू बी इजी, बट इन प्रैक्टिकल इट वॉज वेरी हार्ड टू डिवाइड द पीपल। कैसे? ये चीज सिंपल थी, दिखने में सिंपल थी, लेकिन लागू करने में बड़ी मुश्किलें थी इसमें, क्योंकि कोई भी सिंगल एरिया, यहां लिखा हुआ है, इसकी अपनी मुश्किलें थी। कोई भी सिंगल एरिया नहीं था जहां पर सिर्फ मुसलमान मेजोरिटी के एरियाज हों। अगर सरकार ने इस चीज की खोज की, हम कहें कि अगर चलो सरकार ने इस चीज की खोज कर ली, तो उसे दो ही एरियाज नजर आए। एक था ईस्ट के अंदर कुछ एरियाज, और कुछ थे जी वेस्ट के अंदर। यहां देखो कंसंट्रेशन, वन इज द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। कि वेस्ट के अंदर मैं कह दूं जी थोड़ा बहुत यूपी, पंजाब, दिल्ली और थोड़ा बहुत हरियाणा, ये वाला एरिया वेस्ट की साइड, और बंगाल और असम का एरिया ईस्ट की साइड। अब चलो ये दो एरिया तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को दे दिए, लेकिन जो बीच का एरिया है वो इंडिया का था, तो इसकी भी मुश्किलें हैं। अब उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा दूसरे एरिया में जाना, बिकॉज बीच में जो है वास्ट एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी है। तो इसलिए चैलेंज अपने आप में ये था कि किस तरीके से इन एरियाज को मिलाया जाए, किस तरीके से ये डिसाइड किया जाए कि कौन सा एरिया पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा एरिया इंडिया में जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात कि सारे मुसलमान, एक तो सिंगल बेल्ट इन्हें नहीं मिला जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी हो। अब जब तक मुस्लिम मेजोरिटी नहीं मिलेंगे तब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा, और वैसे भी हमें तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लोग लेके जाने थे। अब एक और बहुत बड़ी मुश्किल कि सारे मुसलमान लोग पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, कि कोई भी इस चैलेंजेस ऑफ डिवीजन के अंदर सारे मुसलमान लोग भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। कैसे? एक एग्जांपल है इसका, खान अब्दुल गफार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया था, और बाद में कांग्रेस के बड़े लीडर्स के दबाव में उनकी बातों को नकार दिया गया, उनकी बातों को नहीं माना गया, और कांग्रेस के बड़े लीडर्स के डिसीजन की वजह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान का एक पार्ट बना दिया गया। लेकिन फिर भी हम ये तो कह सकते हैं कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज इतना ही। We will do the rest topics in the next video. Hope you have liked it. Thank you, class.